नमस्कार। जैसा कि देश में कंडीशन चल रहा है और विपत्ति बहुत भारी है देश के ऊपर और समाज के ऊपर, या यूँ कह लें कि पूरे विश्व के ऊपर विपत्ति बहुत भारी है और इससे सीख लेना चाहिए। एक्चुअली हम लोग कभी भी इतिहास से सीख नहीं लिए हैं। सीख इस सेंस में हम लोग नहीं लिए हैं कि जब भी हमारे ऊपर या हमारे समाज के ऊपर दूसरे समाज ने अटैक किया है, आक्रमण किया है, तो हम लोग उसको अन्यथा ही लिए हैं कि चलो आया है और चला जाएगा। और इस कोरोना को भी हम लोगों ने अन्यथा ही लिया कि आया है और चला जाएगा। और इसी क्रम में एक पक्ष गलती कर रहा था तो और हम भी उसमें शामिल हो गए कि जब वो गलती कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें। मेरा कहने का मतलब है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो हम लोग ये समझ लिए थे कि कोरोना ख़त्म हो गया है और इसलिए चुनाव हो रहा है तो हम भी घूमेंगे। लेकिन जिसका परिणति इसमें बदली कि आज ये समय आ गया है कि एक-एक साँस कीमती हो गई है। अगर एक बार खाँसी भी आ जाए किसी को, तो लोग समझते हैं कि बस ये तो निपटने वाला ही है। हमारे समाज में एक चीज़ को लेकर बड़ा ऊहापोह बना रहता है कि स्त्री सम्मान की पात्र है या अपमान की पात्र है। व्यावहारिकता में तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, स्त्री को सम्मान मिलना चाहिए, स्त्री सम्मान के योग्य है। जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पे जन्नत होती है, या फिर हिंदू में बोलें तो यूँ बोलें कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन ये व्यावहारिकता में नहीं हो पाता है। ये हमारे अंदर की पुरुषवादी मानसिकता कभी इस बात का समर्थन करती ही नहीं है कि स्त्री इस संसार में ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई कोई सम्मान देने वाला जीव है। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा है और किया भी नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि घरों में अगर खाना बनाना हो तो फिर महिलाएं बनाएंगी, लेकिन अगर उसी खाने को इकोनॉमिकल तौर पे, मतलब जहाँ से हमें कुछ आय प्राप्त हो सकती है, उस तरीके से बनाना हो तो फिर वहाँ पे पुरुषों का कब्जा है। अगर घर में कुछ काम करना हो तो स्त्री करेगी, लेकिन जहाँ अगर पैसे की बात हो तो उसमें पुरुषों का कब्जा है। लेकिन होता भी यही है कि अगर जिस समाज में स्त्री को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, उस समाज को कोई तोड़ नहीं सकता है और वो समाज हमेशा से यूनाइट रहता है और पावरफुल रहता है। जैसे हम लोग देख लें, सिखों को देख लें। सिखों में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है और उनको इकोनॉमिकल काम में लगाया गया है। इसलिए सिख आज भी मजबूत अवस्था में है और इस अवस्था में है कि वो समाज को कुछ दे सकते हैं। समाज से कुछ लेने की बात वो नहीं करते हैं। इवन कि आज ऑक्सीजन की किल्लत है तो सिख ऑक्सीजन लंगर चला रहे हैं, सालों भर उनका खाना चलता रहता है। लेकिन जो अपना नॉर्थ इंडिया है, यूपी बिहार का, खास करके पूर्वांचल और बिहार, यहाँ स्त्रियों को अपनी इज्जत से जोड़कर देखा जाता है और जिसका नुकसान ये होता है कि झगड़े फसाद बढ़ते हैं। फिर आधी आबादी हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में नहीं आ पाती है। इसी क्रम में थोड़ा सा मध्यकालीन भारत का हम लोग कहानी सुनेंगे और ये कहानी बड़ा रोचक कहानी आज होने वाली है। हो सकता है कि रोचक ढंग से मैं न सुना पाऊँ, लेकिन कहानी बड़ा रोचक है, आप लोग पढ़िएगा इसको। कहानी आज है रजिया सुल्तान की कहानी है और 3.5 साल का इनका शासन काल रहा है लगभग। लेकिन बड़ा मार्केबल शासन रहा है इनका और समझने वाला और पढ़ने वाला, सीखने वाला शासन काल रहा। एक्चुअली होता क्या है कि स्त्री तो आपको भगवान बना दे, स्त्री आपको भगवान बना दे, लेकिन आप स्त्री से प्यार नहीं कर पाते हैं। आप बस एक चीज़ पर आकर अटक जाते हैं जहां उसकी लिमिटेशन होती है और वहीं से स्त्री, मतलब उसको भगवान आपको न बनाकर आपको एक इंसान में ही रहने देती है और फिर आप वही काम करते हैं जो घृणित काम है, जिसको कि समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है। स्त्री अगर चाह ले तो बुद्ध बन सकते हैं, महावीर बन सकते हैं, तुलसीदास बन सकते हैं और इसी आदर्शों को पूरा किया है रजिया सुल्तान ने। एक्चुअली कहानी ये जो स्टार्ट होती है रजिया सुल्तान की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान
इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश रणथंभौर गया है विद्रोह करने और वहीं पे मारा जाता है। उसके पुत्रों में कोई उस तरह का कैपेसिटी नहीं है, लीडरशिप कैपेसिटी, जो कि सत्ता को संभाल पाए, और इल्तुतमिश ये बात को जानता है। इल्तुतमिश अपनी बेटे रजिया सुल्तान को मृत्यु से पूर्व ही गद्दी नशीनी कर देता है। लेकिन जब रजिया सुल्तान आती हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे इल्तुतमिश के बेटों का, मतलब उसके भाइयों का गद्दी पे पहले से कब्जा है। और जो पहला इमोशनल कार्ड वो खेलती है, वो दिल्ली की जनता के सामने जाकर और लाल कपड़े से अपनी सत्ता की भीख मांगती है और बोलते हैं कि सुल्तान ने तो हमें बनाया है, ये लोग तो ज़बरदस्ती के बैठे हुए हैं और आप लोग, हमें जनता का सपोर्ट चाहिए। और जनता विद्रोह कर देती है और विद्रोह करती है। फिर रजिया रजिया सुल्तान को गद्दी मिलती। आप देख रहे हैं कि रजिया सुल्तान क्या पॉलिसी लगा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि P=P+P, पॉलिसी बराबर प्रायोरिटी प्लस प्लानिंग। पहले एक राजा को हम तभी योग्य बोल सकते हैं जब वो अपनी चुनौतियों को, संकटों को नहीं, चुनौतियों को, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन संकट एंड चुनौती, चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। संकट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चुनौतियां हमेशा विद्यमान रहती है और होनी भी चाहिए। चुनौती एक आदमी के जीवन में होनी भी चाहिए। जो चुनौती लेता है वो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आगे बढ़ता है, लेकिन आगे जा सकता है वो, क्योंकि उसको तरीका पता है कि कैसे हमको हैंडल करना है। और आप यूपीएससी का सिलेबस भी देखेंगे तो पूरा का पूरा कहानी इसी का है कि कैसे चुनौतियों को हैंडल किया जाए। आज की स्थिति देख लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने कितनी समस्याएं आ रही, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऐसा भी उदाहरण मिला है कि जिन्होंने कुछ उस तरह का काम कर दिया है जिससे कि उनको पूरे भारत का, मतलब असम्मान उनको मिल रहा है, सम्मानजनक बातें नहीं उनको मिल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लोगों को थोड़ा सा इमोशनली और कंट्रोल रहना चाहिए। पहला समस्या जो था, इन्होंने राजगद्दी का प्राप्त कर लिया इमोशनल ब्लैकमेल करके जनता को, और जिसको जनता का सपोर्ट प्राप्त हो उसको तो कोई हटा नहीं सकता है। और फिर ये अपनी चुनौतियों को ये पहचानती हैं। और जो सबसे पहला चुनौती इनके सामने आता है वो मंगोलों का है और राजपूतों का है। और एक लाइन में बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, तुर्कों का भी चुनौती इनके पास है। अब समझते हैं तुर्कों का चुनौती क्या है। इल्तुतमिश विदेशी है और अपने विश्वास पात्र को अपने कैबिनेट में रखने के लिए तुर्के चहलगानी का गठन करता है। और ये तुर्के चहलगानी को, मतलब एक अच्छा मान सम्मान देता है। मान सम्मान कहने का मतलब ये है कि उनके साथ ही बैठता है, उनके समान स्थान पे बैठता है, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। और इतिहास में कहा भी जाता है ना कि अगर किसी को आप अपना बनाना चाहते हैं तो उससे प्यार मत करिए। किसी को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसको प्यार मत करिए, उसके हितों को पूर्ति करिए। युवा भी इस बात को खासकर समझेंगे। किसी को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसको प्यार मत करिए, क्या करिए, उसके हितों को पूर्ति करिए। रिचार्ज नहीं है तो बिना पूछे तुरंत रिचार्ज। अब हितों की पूर्ति इल्तुतमिश कर रहे थे तुर्के चहलगानी का या 40 सरदारों का, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन ज्यों इल्तुतमिश डिमोलाइज होते हैं तो फिर सरदार अपने मस्त हो जाते हैं कि अब तो हम जिसको चाहेंगे राजा उसको बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास शासन का अनुभव है। और इसी बात का विरोध करती हैं रजिया सुल्तान, और विरोध करती हैं रजिया सुल्तान तो सपोर्ट किससे लेती हैं? दिल्ली की जनता से सपोर्ट लेती हैं, और सपोर्ट मिलता भी है और राजगद्दी पे बैठ भी जाती हैं। अब रजिया जब बैठती हैं तो सबसे पहले इनका जो विरोध होता है तुर्के चालीसा से, और तुर्के चालीसा से विरोध होता है और ये लड़ती हैं। अभी आगे कहानी सुनेंगे कि क्या क्या उसमें कहानियाँ चलती हैं। अब इन्होंने अपनी सेना को संगठित करना चाहा और उसके लिए एक आमिर आखुर पद का सृजन किया। अब आमिर आखुर पद का जब सृजन किया इन्होंने, और उस पर याकूत मलिक को इन्होंने बैठा दिया।
सरदारों ने विद्रोह कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहानी तो यहाँ भी हमने सुनी है कि गलत सलत बातें भी फैलाई गई रजिया सुल्तान के खिलाफ, आमिर आकूत के संबंध में, याकूत मलिक के संबंध में, कि हो सकता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बातें फैलाई गई। सबसे बड़ा जो विद्रोही सरदार उनका था पंजाब का गवर्नर अल्तुनिया, और उस विद्रोह को ये चली जाती हैं दबाने। एक कमी है रजिया सुल्तान की, ये राजा में थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल कर रही है। ये है कि कोई भी विद्रोह हो रहा है तो खुद दबाने चली जा रही हैं, और परिस्थितियां भी इनके साथ ऐसी हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको सपोर्ट करे। जैसा कि इल्तुतमिश के समय है कि 40 सरदार तो कम से कम उनके हैं, अब तो ये 40 सरदार ही उनके उलट बैठे हुए हैं। ये चली जाती हैं और वहाँ गिरफ्तार हो जाती हैं। जब गिरफ्तार होती हैं तो अब तो टेंशन बढ़ गया, लेकिन है ये राजा आदमी, मतलब है कैपेसिटी। ये उसको एक लालच देती हैं। लालच क्या देती हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो बोलता है क्यों तुमसे शादी करें, फ़ायदा क्या है मेरा। वो बोलते हैं कि फ़ायदा तो तुम जाकर दिल्ली देख लो कि क्या क्या हो रहा है। भेजा गुप्तचर, भाई देखो जरा जाकर क्या हो रहा है। जब ये चली गई पंजाब और कैद हो गई, इधर 40 सरदारों ने क्या किया कि पद अपने बांट लिए आपस में, और पद बांटे तो अल्तुनिया को कुछ पद दिया नहीं गया। अल्तुनिया का कान खड़ा कि भाई ये तो हमारे ही सरदार हैं, हमारे ही कलीग हैं, और हमको तो दिए नहीं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया रजिया सुल्तान ने कि देखो मैं सुल्तान हूँ, तुम गवर्नर हो, तुम विद्रोह कर रहे हो, तुम हमसे शादी कर लो, चल कर निपटते हैं हम लोग। निपटते हुए आ रही थी उधर, और रास्ते में कैथल पड़ता है, और कैथल के निकट डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। इधर याकूत मलिक को भी मार दिया गया रजिया सुल्तान की अनुपस्थिति में। ऐसे ही कहानी चलती है, और एक कहानी चलते चलते पहुंचती है गयासुद्दीन बलबन तक। बलबन जो कहानी, बलबन जो हीरो है इस कहानी का, बड़ा उत्कृष्ट लेवल का कैरेक्टर है इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सपना देखता है, इल्तुतमिश नींव रखता है, और बलबन इस पे साम्राज्य खड़ा करता है, जो साम्राज्य अंग्रेजों के आने तक यहाँ पर कायम रहा है। बलबन जो इल्तुतमिश ने काम किया था, उस काम का विरोध रजिया सुल्तान के साथ हुआ, और रजिया सुल्तान ने जो गलती की उसको बलबन बड़ा अच्छे तरीके से निपट रहा है। रजिया सुल्तान की गलती यह है कि इन्होंने सारे सरदारों पर एक साथ आक्रमण किया 40 पे, और जाहिर सी बात है कि जो सबको आप एक बार में ख़त्म नहीं कर सकते। सबको ख़त्म करने के लिए आपको पहले उनमें अलग अलग करना पड़ेगा, और यही सब कहानी हम लोग बलबन में पढ़ेंगे कि कैसे कहानी चलती है। एक्चुअली क्या है कि ये कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, और उसको पढ़ाई के नज़रिए से जोड़कर भी ना देखा जाए। ये बस इसलिए चल रहा है कि कोई कान में ईयरफोन लगाकर भी और कहानी को सुन सकता है, बस बाकी समझ में आए तो उसको बुक से रिलेट कर दे, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पढ़ाई नहीं है एक्चुअली, और इसको पढ़ाई के नज़रिए से न देखा जाए तो ही बेहतर है। अब ये देखते हैं कि बलबन आखिर कैसे उतना ऊपर चला गया कि उसको साम्राज्य मिल गया, शासन मिल गया, शासक बन गया। यहाँ भी हम जो कहानी समझेंगे, यहाँ भी जो कहानी हम लोग समझेंगे वो P = P+P की। बलबन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मंगोल, और दूसरी बड़ी चुनौती है 40 सरदार। और देखिए कितना अच्छे तरीके से निपटता है। 40 सरदारों को बुलाता है और बोलता है कि आप लोग के रहते हुए, और ये मंगोल देखिए पहुंचाया सिंधु नदी पे, जाइए जरा खबर लीजिए। और ये लंपट बेवकूफ़ सरदार, बहादुरी और बेवकूफ़ी में थोड़ा ही अंतर होता है। आधों को भेज दिया इन्होंने मंगोलों से निपटने के लिए। उसको पता था कि मंगोल तो क्रूरतम से क्रूरतम शासक हैं। पहुंच गए लोग मंगोलों से लड़ाई करने, मंगोलों ने आधों को निपटा दिया, बच्चे आधे
और आधों को बलबन ने निपटा दिया। अब दूसरा इसके साथ जो चैलेंज है व्यापार मार्ग का। मैं आपको बताता हूँ ना कि पूरा मध्य भारत, मध्य हिंदुस्तान, तीन ही चीज़ों की लड़ाई है। एक सिल्क रूट, दूसरा उत्तरापथ और तीसरा दक्षिणापथ। सिल्क रूट ईस्ट टू वेस्ट, उत्तरापथ जो है कंधार से लेकर आधुनिक बांग्लादेश तक, और उज्जैन से दक्षिण भारत तक है दक्षिणापथ। इन्हीं तीन मार्गों की लड़ाई है। हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे और पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे कि बलबन कैसे क्या करता है और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।